एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच हुई और उससे एक बड़ी चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। आइए इसी को समझते हैं। ये जो नंबर है ना 197, ये उन बच्चों की कम से कम संख्या है जो पूरे यूरोप में सिर्फ एक डोनर के स्पर्म से पैदा हुए। एक डोनर और उसकी एक छिपी हुई जेनेटिक गलती। आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक अच्छी नियत से किया गया डोनेशन एक इतना बड़ा जेनेटिक संकट कैसे बन गया? और इसने कैसे पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय फर्टिलिटी इंडस्ट्री की कमियों को सामने लाकर खड़ा कर दिया? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में ये पूरी कहानी डीएनए के एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से से जुड़ी हुई है। देखिए, प्रॉब्लम है TP53 नाम के एक जीन में हुए म्यूटेशन की। ये जीन असल में कैंसर के खिलाफ शरीर की पहली डिफेंस लाइन है। अब दिलचस्प बात यह है कि डोनर खुद बिल्कुल स्वस्थ है। हुआ ये कि उसके विकास के बहुत शुरुआती दौर में ही एक जेनेटिक बदलाव हो गया और इस बदलाव ने उसकी कुछ कोशिकाओं को प्रभावित किया, जिसमें उसके स्पर्म भी शामिल थे। तो होता यह है कि जब किसी बच्चे को डोनर के स्पर्म से ये खास TP53 म्यूटेशन विरासत में मिलता है, तो उसके शरीर की हर एक कोशिका में ये म्यूटेशन मौजूद होता है और इसी कंडीशन को कहते हैं ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें जिंदगी भर में कैंसर होने का खतरा 90% तक होता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये खतरा अक्सर बचपन में ही सामने आ जाता है। एक्सपर्ट्स भी इस बात पर जोर देते हैं कि इस डायग्नोसिस का पता चलना परिवारों पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ डाल देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक डोनर का स्पर्म इतने लंबे समय तक और इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी को पता चले इस्तेमाल कैसे होता रहा? 17 साल, ये बहुत लंबा समय है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2005 में। एक स्वस्थ स्टूडेंट डेनमार्क के यूरोपियन स्पर्म बैंक में स्पर्म डोनेट करना शुरू करता है। फिर 2005 से 2022 तक, मतलब करीब 17 सालों तक, उसके स्पर्म का इस्तेमाल 14 देशों के क्लिनिकों में होता रहा। और फिर 2022 के बाद जाकर इस जेनेटिक प्रॉब्लम का पता चला, जिसके बाद डोनर को तुरंत आगे डोनेशन करने से रोक दिया गया। तो ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये जेनेटिक खामी पता चलने से बहुत पहले ये प्रॉब्लम 17 सालों तक फैलती रही। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। डोनर को इस म्यूटेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो एकदम स्वस्थ था और उस समय के जो भी स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट थे वो सब उसने पास किए थे। तो ये डोनर की तरफ से कोई लापरवाही नहीं थी। असल में उस वक्त का जो सिस्टम था वो इस तरह की म्यूटेशन का पता लगा ही नहीं सकता। तो इस सब का परिवारों पर क्या असर पड़ा? चलिए अब बच्चों और उनके माता पिता पर पड़े इसके विनाशकारी असर को देखते हैं। डॉक्टरों के जो शुरुआती आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, पहले ग्रुप में 67 बच्चों का टेस्ट किया गया और उनमें से 23 में ये म्यूटेशन मिला, मतलब 1/3 से भी ज्यादा। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन 23 में से 10 बच्चों में तो कैंसर डायग्नोज भी हो चुका है। तो जिन बच्चों में ये म्यूटेशन है, उनकी जिंदगी कैसी होती है? उनकी जिंदगी लगातार मेडिकल निगरानी में बीतती है। उन्हें रेगुलर फुल बॉडी MRI स्कैन, ब्रेन MRI स्कैन और पेट के अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं। कई बार तो महिलाएं आगे चलकर बचाव के तौर पर मैस्टेक्टॉमी का विकल्प भी चुनती हैं। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि ट्यूमर का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके। एक माँ जिनका नाम हम सिलिन रख रहे हैं, उनकी 14 साल की बेटी में ये म्यूटेशन है। उनके शब्द इस डर और निराशा को बयां करते हैं। वो कहती हैं, हमें नहीं पता कि कैंसर कब होगा या किस तरह का होगा। ऐसा स्पर्म दिया जाना अस्वीकार्य है जो सुरक्षित नहीं था। ये बात उस सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। तो अब आते हैं सिस्टम की खामियों पर। इस एक केस ने ये साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल स्पर्म डोनेशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के तरीके में कितनी बड़ी बड़ी कमियां हैं। ये टेबल देखिए, ये नियमों के घालमेल को साफ साफ दिखाती है। जैसे बेल्जियम में नियम है कि एक डोनर से ज्यादा 6 परिवार बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या हुआ? 38 महिलाओं ने उस स्पर्म का इस्तेमाल किया, जिससे 53 बच्चे हुए, मतलब लिमिट से 6 गुना ज्यादा। ये सीधे सीधे निगरानी की एक बहुत बड़ी कमी दिखाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई बाध्यकारी कानून है ही नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रोफेसर एलन पेसी इसी बात को समझाते हैं। वो कहते हैं, स्पर्म का कितनी बार उपयोग किया जा सकता है, इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। मतलब साफ है, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पर्म बैंक तो कई देशों में काम करते हैं, पर सुरक्षा के नियम उन देशों की सीमाओं में ही बंद कर रह जाते हैं।
तब सवाल है कि आगे क्या होगा। जाहिर है इस घटना ने एक बहुत ज़रूरी बहस छेड़ दी है कि भविष्य में ऐसा दोबारा होने से कैसे रोका जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ चुनौती है कि स्क्रीनिंग को और सख्त किया जाए, पर क्या हर तरह के जेनेटिक डिफेक्ट के लिए टेस्ट करना मुमकिन है? ये तकनीकी और आर्थिक दोनों ही तरह से बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि डोनर्स की पहले से ही कमी है। अभी जो स्क्रीनिंग होती है वो इतनी सख्त है कि सिर्फ 1 से 2% एप्लीकेंट्स ही डोनर बन पाते हैं। अगर इसे और सख्त कर दिया तो शायद कोई डोनर ही ना बचे। तो एक सुरक्षित भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? एक्सपर्ट्स और चैरिटीज कुछ सुधारों की बात कर रहे हैं। पहला, एक डोनर कितने परिवारों की मदद कर सकता है, इस लिमिट को और कम किया जाए। दूसरा, स्पर्म के इस्तेमाल और ट्रैकिंग पर बाइंडिंग इंटरनेशनल कानून बनाए जाएं। और तीसरा, इस पर बहस हो रही है कि कौन से एडवांस जेनेटिक टेस्ट्स को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हाँ, ये पूरी कहानी बहुत डरावनी है, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही रेयर केस है, एक अपवाद है। जो हजारों लोग लाइसेंस्ड क्लिनिक पर भरोसा करते हैं, उनके लिए ये प्रोसेस ज्यादातर मामलों में पूरी तरह से सुरक्षित होता है। ये इंडस्ट्री एक बहुत ही जरूरी और सेफ सर्विस देती है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें भविष्य के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आने वाले परिवारों के लिए हम उम्मीद देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच वो सही संतुलन कैसे बना सकते हैं?